A very good morning and welcome back to your own channel. मैं हूं डॉक्टर आलोक पुरोहित एंड आई एम योर हेल्थ कोच। हमने कल बात की थी कुछ एलिमेंट्री इश्यूज अबाउट डायबिटीज़ के बारे में, जहां हमने कोशिश की थी ये समझने की कि डायबिटीज़ इतनी कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ क्यों होती है और इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ या इतना सारा डर क्यों है, और हकीकतन यदि इसको सही समय से मैनेज ना किया जाए तो एक बहुत ही मुश्किल संकट क्रिएट करने वाली एक डिजीज़ हो सकती है। आज हम बात करेंगे फंडामेंटली डायबिटीज़ की जेनेसिस के बारे में। डायबिटीज़ की शुरुआत कहाँ से होती है और डायबिटीज़ बेसिकली है क्या। डायबिटीज़ को यदि हम बहुत आसान शब्दों में अगर समझना चाहें तो डायबिटीज़ हमारे अंदर ग्लूकोज के रेगुलेशन की समस्या है। हमारा शरीर जब भी असमर्थ होता है अपनी बॉडी में फ्लोटिंग ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करने में, और शरीर या तो कम या ज़्यादा ग्लूकोज की स्थिति में फंसता है और ब्लड ग्लूकोज के लेवल्स बहुत सीवियरली फ्लक्चुएट कर सकते हैं। किसी में ब्लड शुगर्स बहुत कम हो सकती हैं किसी वजह से, या कुछ लोगों में ब्लड शुगर्स बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। हाइपोग्लाइसीमिया बहुत ही कंडीशनल होता है, लेकिन हाइपरग्लाइसीमिया प्राइमरीली एक मेटाबॉलिक डिसफंक्शन का एक बड़ा हिस्सा है। आप जो भी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करते हैं लार्जली 3: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन में बेसिकली इंसुलिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसकी वजह से हमारे पैंक्रियास से इंसुलिन सेक्रीट होता है उनसे ग्लूकोज कैरी करने के लिए, या इंसुलिन हमारा न्यूट्रिएंट कैरियर है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे एंजाइम्स के साथ मिलकर उन फूड्स को, उन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को तोड़ता है या ब्रेक डाउन करता है, और जब उसमें से ट्रांसपोर्टेबल एनर्जी यानी ग्लूकोज बॉडी में से जब एक्सट्रैक्ट होता है तब इंसुलिन का एक्शन शुरू होता है, और यहाँ से हमारी बेसिकली मेटाबॉलिक प्रोसेस का आगाज होता है। एक छोटे से ओवरव्यू के लिए सिर्फ आपको इतना ज़रूर जानना चाहिए कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स के ब्रेकडाउन के लिए 3 अलग अलग एंजाइम्स होते हैं, जो कि हमारे सलाइवा के लेवल से एक्ट करना शुरू करते हैं और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद पैनक्रियाटिक जूसेस तक उनकी मौजूदगी लगातार रहती है। यानी अमाइलेज और लाइपेज। जो अमाइलेज हमारे कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करने के लिए एंजाइम है, और लाइपेज हमारे फैट्स को ब्रेक डाउन करने के लिए एक एंजाइम है। प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के एंजाइम्स यानी ट्रिप्सिन एंड कीमोट्रिप्सिन लेटर स्टेज में आते हैं, वो हमारे सलाइवा में प्रेजेंट नहीं होते। जब हमारे शरीर से ये एनर्जी ग्लूकोज के फॉर्म में तब्दील होती है और उसको न्यूट्रिएंट कैरियर के तौर पे इंसुलिन हमारे ब्लड वेसल्स तक लेके जाता है, और हमारे सारे सेल्स तक उसको पहुंचाने का जिम्मा इंसुलिन खुद उठाता है। और इंसुलिन उसको एक तरह से हमारे सारे सेल्स में, देयर आर बिलियंस ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी, ईच सेल हैज़ इट्स ओन पावर प्लांट, एंड दैट पावर प्लांट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। आपने शायद बायोलॉजी की क्लास में कभी 10th या 12th तक तो कम से कम पढ़ाई होगा, ऑल एनिमल सेल्स, राइट? सो if you actually look at those mitochondria, you will understand that these mitochondria generate consumable energy, which is called ATP, adenosine triphosphate. अब आपका इंसुलिन उन सेल्स तक एक पहुंचाने का काम एक चाबी के तौर पर करता है। जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जाते हैं, इंसुलिन उन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को उन सेल्स के अंदर भेजने के लिए एक चाबी का काम करता है। आपके सेल्स का ताला खोलता है ताकि वो ग्लूकोज पार्टिकल्स, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स अंदर जा सकें सेल्स के, और वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया उनको कंज्यूम कर सके या उसको कन्वर्ट करके एटीपी बना सके। इस पूरी प्रक्रिया का जो बैलेंस है वो हमारे अंदर पैदाइशी होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे भी हम किसी मेटाबॉलिक डिसफंक्शन की स्टेट में फंसते हैं तो हमारे इस पूरे सिस्टम में कहीं ना कहीं कुछ बिगाड़ शुरू होता है। यानी या तो हमारे अंदर इंसुलिन की कमी है, या तो हमारे अंदर इंसुलिन की अधिकता है, या हमारे सेल्स रेडिली फ्लोटिंग ग्लूकोज को इंसुलिन के थ्रू रिसेप्टर्स से अंदर लेते हैं या उसको ब्लड में घूमता हुआ छोड़ देते हैं। आपका शरीर या तो उस फ्लोटिंग ग्लूकोज से सेल्स के थ्रू एटीपी बना सकता है, या अगर वो ये नहीं कर सकता तो प्री हिस्टोरिक एज से हम
जेनेटिकली ऐसे बने हुए हैं कि हम कोई चीज़ छोड़ना नहीं चाहते हैं। भविष्य में किसी भुखमरी या फेमाइन की के डर से हमारा शरीर सब कुछ स्टोर करता है और उस स्टोरेज का नाम होता है फैट। अगर इंसुलिन आपके शरीर में ग्लूकोज का रेगुलेशन नहीं करता तो वो आपके शरीर में फैट डिपॉजिट करता है, क्योंकि इंसुलिन प्राइमरीली एक एनाबॉलिक हार्मोन है। हमने एनाबॉलिक हार्मोन्स के बारे में सबसे पहले एपिसोड में आपसे कुछ बात की थी। एनाबॉलिक यानी किसी चीज़ का निर्माण करना, किसी चीज़ को जमा करना, दैट इज कॉल्ड एनाबॉलिक, राइट? एनर्जी को स्टोर करना। एक्सेस ग्लूकोज की समस्या से लगातार जब फैट स्टोरेज बढ़ता है तो आपका शरीर लगातार, आपके मेजरमेंट्स बढ़ते हैं, आप वेट गेन करते हैं, फैट आपके शरीर में धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और जैसे जैसे फैट बढ़ता है वैसे वैसे इंसुलिन का एक्शन और भी धीमा होता चला जाता है। फैट से बहुत सारे दूसरे प्रॉब्लम्स इकट्ठे होने लगते हैं जिनके बारे में हमने अपने पिछले एपिसोड्स में बात की। यदि आप इस पूरी सीरीज़ को अगर आप देखें तो शायद इस पूरी प्रक्रिया को आपको समझने में बहुत आसानी होगी। अगर ग्लूकोज लंबे समय तक आपके शरीर में फ्लोट होता है या ब्लड स्ट्रीम्स में लगातार बना रहता है तो वो सारे ऑर्गन्स में घूम रहा है, बिकॉज इंसुलिन एक न्यूट्रिशन कैरियर है। और अगर उसका फंक्शन स्लो होता है और ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज के लेवल्स सीमा से ज़्यादा रहते हैं तो आपके हर ऑर्गन के थ्रू ये फ्लोटिंग ग्लूकोज गुजरता है और उस ऑर्गन में धीरे धीरे बहुत लंबे समय तक परपेचुअल और एक सीमा के बाद परमानेंट डैमेज पहुंचाता है, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों में जब सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस देखे जाते हैं तो ये किसी भी स्थिति में हो सकते हैं। कभी कोई क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के तौर पे देखे जाते हैं, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स के तौर पर देखे जाते हैं, ब्रेन फंक्शन में इसका सीधा सीधा इफेक्ट होता है। और इसके अलावा आप तकरीबन सभी जगह, लिवर देख लीजिए या आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, यू विल सी लॉट ऑफ पीपल फेस एम्प्यूटेशंस एंड ऑल दैट। There are lot, so these are the problems that people face in the acute circumstances. But the good news for you is it is very very easily possible to manage this. बहुत सारे लोग, एक बड़ी संख्या में ऐसे डायबिटिक्स हैं जो बहुत अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करके अपने आप को 80, 85, 90 साल तक कंप्लीटली ट्रबल फ्री मेंटेन करते हैं। एजिंग का तो कोई कहीं तोड़ नहीं है, लेकिन यदि आप थोड़े से भी सीरियस हैं अपनी लाइफस्टाइल के बारे में तो आप इस डिजीज़ को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। आपको ये जानकर बहुत ताज्जुब होगा कि डायबिटीज़ का जब ओरिजिन होता है तो वो जिस दिन डिटेक्शन होता है उसके बहुत साल पहले से इसकी शुरुआत हो चुकी होती है, जिसे हम टेक्निकली प्री डायबिटीज़ कहते हैं या उसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। हमने जैसा अभी बात की, जैसे जैसे आपकी बॉडी में फैट का लेवल बढ़ता है वैसे वैसे इंसुलिन का एक्शन कम होता चला जाता है। आपके इंसुलिन की वो शक्ति जिससे वो आसानी से उस सेल के ताले को खोलकर उसमें ग्लूकोज को पहुंचा सके, वो धीरे धीरे क्षीण होती चली जाती है और उसकी वजह से आपका शरीर बहुत एक्सेसिव इंसुलिन सेक्रीट करता है। वो इंसुलिन वापस से ब्लड स्ट्रीम में वही काम करता है जो पहले कर रहा था और अंडर यूटिलाइज्ड एनर्जी को वापस और भी ज़्यादा फैट में तब्दील करता है। जब आपका डिटेक्शन होता है उससे संभवतः 12 साल 15 साल पहले से भी कुछ संकेत आप में डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। हमने विसरल फैट की स्टेज में ये बात की थी कि आप जैसे ही अपने सबक्यूटेनियस फैट के लेवल पर आते हैं तब तक आप रीजनेबली स्वस्थ कहलाते हैं। काफ़ी सारे प्लम्प लोग होते हैं या थोड़े हल्के फुल्के मोटे लोग होते हैं जो पूर्णतः स्वस्थ होते हैं, लेकिन द रियल इशू इज़ द मोमेंट ये एडिपोसिटी आपके ऑर्गन्स के चारों तरफ आने लगती है, यानी आपके विसरल जोन में आने लगती है, यानी पेट और कमर वाले एरिया में जहाँ आपके क्रिटिकल फंक्शनिंग ऑर्गन्स होते हैं, उनमें अगर सीवियर फैट का कंजेशन हो जाए तो आप इंसुलिन रेजिस्टेंस का दौर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस आपको डायबिटीज़ डिटेक्ट होने से कई बार तो 10-10, 15-15 साल पहले शुरू हो चुका होता है। लेकिन वो दौर आमतौर पर ऐसा होता है जिसमें हम ओवर कॉन्फिडेंस या इग्नोरेंस या शायद किसी भी जानकारी ना होने की वजह से, केयरलेसनेस की वजह से हम काफ़ी रेकलेस होते हैं। उस समय हम उन संकेतों पर ध्यान देना पसंद नहीं करते या हम उस बारे में इतना जानते नहीं हैं कि हमें ये अवेयरनेस हो कि ये सीरियस
कंडीशन हमें किस तरफ लेकर जा रही है, उन कंडीशन से धीरे धीरे लोग एक पूर्णकालिक डायबिटीज़ की तरफ यानी एक फुल ब्लोन डायबिटीज़ की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। डायबिटीज़ जब आपको डिटेक्ट होती है तो आपकी रिपोर्ट में आम तौर पर देखा जाता है आप हाइपरग्लाइसीमिया के शिकार होते हैं, यानी आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स सीमा से कहीं ज़्यादा होते हैं। दूसरा, आप पाएंगे कि आपके बिकॉज एक्सेसिव फैट का आप डिपोजिशन कर रहे हैं, बहुत बड़ा चांस होता है कि आप कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स में काफ़ी डिस्टर्बेंस महसूस करेंगे, स्पेशली VLDL और ट्राइग्लिसराइड्स के केस में। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है आप एक फैटी लिवर आपके डायग्नोसिस में आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। आप बहुत सारा फैटीग महसूस करते हैं, आप एक्सेसिव यूरिनेशन आपको एक्सपीरियंस होता है, आप किसी भी तरह के जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जो खास तौर से फंगल इन्फेक्शंस आप में डिटेक्ट होने लगते हैं, आपकी इम्यूनिटी में कहीं ना कहीं कमज़ोरी आने लगती है, आप बार बार बीमार पड़ते हैं, फ्रीक्वेंटली सर्दी ज़ुकाम होता है वगैरह वगैरह। उसके बहुत सारे दूसरे सिम्टम्स हो सकते हैं जहां सस्पिशन होने के बाद आप डायग्नोसिस के लिए एक टेस्ट कराते हैं और वहां आपको डायबिटीज़ का आमतौर पर पता लगता है। अगर आप इसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको इस एपिसोड में जो कंक्लूजन करना चाहिए वो ये इम्पॉर्टेंट होगा कि आप किसी भी स्टेज में, चाहे आपके एडोलेसेंट किड्स हों या बहुत छोटे बच्चे हों या आप स्वयं हों, आपको कभी अगर ऐसा लगता हो कि कोई एक्सेस कंजम्पशन ऑफ फूड हो रहा है या अगर हम गलत लाइफस्टाइल में जी रहे हैं, हमारे काम के घंटे बहुत सीवियर हैं, वी आर टेकिंग एक्सेसिव स्ट्रेस, वी आर नॉट गेटिंग गुड स्लीप एंड आर नॉर्मल रेगुलेटरी स्टफ इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेरी वेल, तब आपको उन सारी लाइफस्टाइल कंडीशंस को एक बार बहुत सीरियसली देखना चाहिए, बिकॉज शायद आगे आने वाले किसी संकट का राज उनमें छुपा हुआ हो सकता है या आपको कोई ऐसा संकेत मिल सकता है। हमने अपने पिछले एपिसोड में ये भी बात की थी कि डायबिटीज़ अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिसीज़ इसलिए भी बन जाती है बिकॉज आपके शरीर के अंदर बहुत सारा मैकेनिज्म है जो इसके पीछे काम करता है। यानी आपका सिर्फ डाइजेस्टिव या मेटाबॉलिक सिस्टम नहीं, आपके बहुत सारे एंडोक्राइनल इश्यूज इसके साथ जुड़े होते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल आपके ऐसे हार्मोन्स जो इस पर सीधा प्रभाव डालते हैं, जैसे इंसुलिन का काउंटर हार्मोन ग्लूकागॉन, इसके अलावा स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल्स, एड्रेनालिन, एपिनेफ्रिन, ऐसे बहुत सारे इंटरैक्टिव काउंटर बैलेंसिंग हार्मोन्स भी होते हैं जो आपके शरीर में इस पूरी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं अपना एक न एक पैर फंसा कर रखते हैं। और एक बार अगर ये डिसफंक्शन शुरू होता है तो आपको ये बहुत मुश्किल होता है इस चीज़ को समझना कि इस साइकिल को आप किस स्टेज पर तोड़ें, और यहाँ जाकर डायबिटीज़ की समस्या आमतौर पर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है। इस एपिसोड के कुछ टेक होम्स। पहली चीज़, यदि आपके घर में, आपके बच्चों में, आप में यदि किसी भी तरह की आमतौर पे इरेगुलरिटीज़ आप एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे लिबरल होकर हमको बहुत सारा फास्ट फूड का कंजम्पशन, लाड़ प्यार में बच्चों का एक्सेसिव खाना या उनकी अनयूजुअल ईटिंग हैबिट्स या उनका प्लेफुल ना होना या उनका सेडेंटरी होना, बहुत सारा स्ट्रेस आपको होना, आपके काम के घंटे बहुत इरेगुलर होना, स्लीप पैटर्न्स खराब होना, अगर ऐसे कोई भी अगर चीज़ें आपके साथ अगर घट रही हैं तो कम से कम बहुत अर्ली स्टेज में उनको आने वाली समस्या का आगाज़ माने और उनमें जितना हो सके उसको मैनेज कर कर पहले ही प्रोएक्टिवली ठीक करके इस स्टेज तक ना आए तो आपके लिए बहुत श्रेयस्कर होगा। इट विल ऑलवेज बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। नेवर गेट ट्रैप्ड इनटू दिस। इट इज़ फॉर्चुनेटली ईजी टू कम आउट ऑफ इट, बट सर्टनली इट लीव्स सम स्कार ऑन यू फॉर अ लॉन्गर टाइम। आज के एपिसोड में हम सिर्फ इतनी ही बात करेंगे और इसके आगे हम चलते हुए डायबिटीज़ के बाकी बहुत सारे दूसरे एस्पेक्ट्स की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर watching.